राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। चुनावी साल है, इसी साल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। लोक लुभावन वादे और सीटों को लेकर दावेदारी भी शुरू हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि जिन्हें जनता ने 2019 में चुनकर भेजा, वो प्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे। इंडिया न्यूज के न्यूज रूम से विधायक जी अपने काम का लेखा जोखा खुद आपके सामने रखेंगे। तो आपके एमएलए में आज हमारे साथ हैं कालांवाली के विधायक शीशपाल कहरवाल। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आपका एमएलए में, और मैं हूं आपके साथ आयुष। जैसा कि आपको पता है, आपका एमएलए ये इंडिया न्यूज का एक खास कार्यक्रम है जिसमें हम आपके क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि को आपके बीच में लेकर के आते हैं, और मकसद ये है कि आपके क्षेत्र के अंदर जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है, और उस विकास में जिस एमएलए की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, जिस प्रतिनिधि को आपने चुन करके भेजा है विधानसभा में, वो उस पैमाने पर कितना खरा उतरा, और साथ ही साथ उस शख्सियत के बारे में भी हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका जो अनुभव है, उनका जो सफर है वो कैसा रहा है। तो आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, कालांवाली से विधायक हैं शीशपाल कहरवाल जी। और शीशपाल जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शीशपाल जी, जैसा कि मैंने बताया अपने दर्शकों को कि हम लोग सभी एमएलएस के साथ लगभग ये चर्चा कर रहे हैं, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आपसे आज मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि राजनीतिक सवालों में मैं पहले जाऊं, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं जानना चाहूं कि आप जो राजनीति है उसमें कैसे आए, ये कहां से आपको इंस्पिरेशन आई कि आपको राजनीति में आना चाहिए और क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जिस प्रकार यूथ कांग्रेस के माध्यम से नई लीडरशिप को निकालने का काम किया। उन्होंने पूरे देश के अंदर पहली बार चुनाव के माध्यम से नौजवान साथियों को निकाला, और उनको पंजाब से स्टार्ट हुआ, दूसरा स्टेट हरियाणा था, उससे हमने यूथ कांग्रेस से आरंभ किया। और मेहनत करके जिस प्रकार से हमने लोगों के बीच में गए, युवाओं के बीच में गए, और हमने चुनाव लड़ा, फिर मैं जनरल सेक्रेटरी बना यूथ कांग्रेस में, और कांग्रेस पार्टी ने 2014 में मुझे पहली बार मौका दिया, और उस वक्त मैं कुछ वोटों से रह गया था। दोबारा फिर 19 में मुझे मौका दिया और मैं विधायक चुन के आया। सबसे बड़ा मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पे आशीर्वाद रहा या मुझे मेहनत करने का मौका मिला, तो वो प्लेटफॉर्म था यूथ कांग्रेस, जिसके माध्यम से मैं निकल के आया। और इस जो हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत थी, उसके अंदर मुझे जाने का मौका मिला। चलिए कहरवाल जी, एक चीज और मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूं, और चलते चलते बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, अभी इस समय हम लोग जब देखते हैं, और खासतौर से आज के दौर में, लोग प्रोफेशन के तौर पर बहुत सारी चीजों को ऑप्ट करते हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन कोई एक राजनीतिज्ञ बने, देश की सेवा करे, ये जो मोटिवेशन है वो कहाँ से आया? यूथ कांग्रेस में तो आप आए, आपको यहाँ से काम करने का मौका मिला, लेकिन ये जहन में कैसे आया आपके? देखिए, मेरे जो परदादा थे चौधरी केसरा राम जी थे, और वो जब ज्वाइंट पंजाब था हमारा, हरियाणा पंजाब ज्वाइंट थे, तो उस टाइम वो एमएलए रहे डबवाली से, 3 बार एमएलए रहे, और उस टाइम पंजाब मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्टर थे, इरिगेशन मिनिस्टर रहे। और उनके जब किस्से सुनते थे कि उन्होंने किस प्रकार से किसानों के लिए, आम लोगों के लिए किस प्रकार से काम किए, तो उनकी कहावतें सुनने को मिलती थी कि जब नहर के अंदर पानी नहीं था, कम हुआ करता था, लोगों को मोगे हमारे बनाने होते थे, तो किस प्रकार से वो कहते थे कि मोगे के अंदर से आदमी निकल जाना चाहिए। तो या जिस प्रकार से नहर में पानी कितना होना चाहिए, कितना क्यूसिक पानी होना चाहिए, जब जब बोलते थे इंजीनियर बोलते थे, तो वो कहते मैं क्यूसिक नहीं जानता। वो अंदर घुस नहर के अंदर चले जाते थे, और वो बताया करते कि अपने कपड़ों के समेत, जूतों के समेत नहर के अंदर कूद पड़ते थे, इतना पानी होना चाहिए, मुझे क्यूसिक से मतलब नहीं। तो मैंने उनकी जो कहानियां सुनी, उससे मोटिवेशन मिला कि जब हमारे जो पूर्वजों ने इस प्रकार से इस क्षेत्र का में काम किया, और किसान और जो मजदूर लोगों के लिए अहम उन्होंने काम करके उनका जो जीवन है उसको उठाने का काम किया, तो मुझे भी कुछ उनसे शिक्षा मिली, और आशीर्वाद भी उनका जब मैं बिल्कुल छोटा था तो मिलता रहता था। शायद चौधरी केसरा राम जी के जो है आशीर्वाद से ही ये मुझे यूथ कांग्रेस में काम करने का और आगे बढ़ने का उनसे आशीर्वाद लेके ही मिला। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, चूंकि अक्सर देखिए हम लोग पॉलिटिकल सवाल तो करते रहते हैं, लेकिन यहाँ तक आने का या ये जो सफर है वो कैसा रहा, ये जानने का आज मौका मिला। दर्शक भी इसको समझ रहे होंगे, लेकिन एक चीज मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, एक छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करना, और उसके बाद एक चुने हुए जनप्रतिनिधि तक पहुंचना, इस सफर को आप किस नजरिए से देखिए, जब व्यक्ति चुन के विधानसभा में जाता है, तो उस पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती है।
उस जीतने के बाद सिर्फ वो किसी पार्टी का विधायक नहीं रहता, वो उस क्षेत्र का विधायक होता है। और उसके लिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, उसके लिए वह विधानसभा क्षेत्र है वही विशेष होता है। मैंने देखा कि पहले जिस प्रकार की जिम्मेदारियां होती थी उस वक्त पार्टी की जिम्मेदारियां होती थी, उसमें अगर कुछ रह भी जाता तो हम सोचते थे कि उसको आगे किया जा सकता है। परंतु जब विधानसभा की जिम्मेदारी होने के बाद हमें लगता है कि एक भी मौका ऐसा नहीं चूकना चाहिए जिससे जनता को परेशानी हो, जनता को लगे कि हमारा प्रतिनिधि है, उसको हमने चुन के निराशा उनको मिले। तो ये जब विधानसभा में चुनाव होने के बाद मैं ये मानता हूं कि जिम्मेदारियों का है ये उच्च स्तर है और उसमें जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और अब आपने जिम्मेदारी की बात की है तो अब मैं आपके जो विधानसभा क्षेत्र है उस पर आता हूं। अभी आपसे मेरी बात हो रही थी ऑफ द कैमरा, आपने बताया कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, पहले रोड़ी के नाम से वो कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, वहां से ओम प्रकाश चौटाला चुन करके गए, वो मुख्यमंत्री तक रहे। तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, तो वहां पे ऑलरेडी पहले से डेवलपमेंट रहा होगा, या क्या थी वहां पे स्थिति जब आप चुन करके आए? देखिए मैं बताऊं कि जब रोड़ी विधानसभा के अंदर जब रिजर्व हुआ तो हमें लगा कि वहां पे बहुत ज्यादा विकास हुआ है और वहां काम करने में हमें आसानी होगी और हमें सिर्फ पार्टी का ग्राफ बढ़ाना है। परंतु वहां जब हम गए तो हमने देखा ना वहां सड़कें, ना वहां इवन की रोड़ी है, वो बहुत बड़ा गांव है, वो उप तहसील तक नहीं बनाया गया। उस क्षेत्र में ना कोई कॉलेज, ना ना सब डिवीजन, कोई भी जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी उससे वह क्षेत्र वंचित था। और उसमें सबसे बड़ा एक और था कि उस क्षेत्र के अंदर कुछ था तो सिर्फ नशा था, जिससे पंजाब के साथ लगता इलाका था और नशा था। उसके अलावा मैं कहता हूं कि किसी भी प्रकार की सुविधाओं से वंचित अगर कोई इलाका है आज भी अगर है, तो अगर हम मेवात की बात करते हैं, मेवात के बराबर का कालांवाली को लेकर आए। और परंतु हमने पीछे जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी हमने कोशिश की और अब विधायक बनने के बाद भी तमाम मुद्दों पर हमने बात करके उसको कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश की है। कमियां अभी भी बहुत है, उसको दूर करने का समय चाहिए और दूर करने के लिए एक विजन चाहिए जो हमारे पास है। आपने विजन की बात की, मैं विजन पर जरूर आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन एक चीज जो आपने अभी जवाब के तौर पर जब आपने कहा कि नशा एक बड़ी समस्या है, तो मेरे जहन में आया चूंकि हरियाणा में इस समय ये एक बहुत बड़ी समस्या है नशा। पहले हम लोग पंजाब में देखते थे कि जो यूथ है वो नशे की ओर जा रहा है, लेकिन अब हरियाणा के अंदर ये बहुत ज्यादा है। आपके क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इसको रोकने के लिए किस तरीके के प्रयास किए गए और आप इसमें किस तरीके से आगे काम कर रहे हैं? देखिए जो नशा है, नशा मैं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। उसको अगर रोकने के लिए सबसे पहल होती है सरकार की। जब मैं विधानसभा में गया तो सबसे पहला मैंने जो मुद्दा उठाया मुख्यमंत्री जी के सामने विधानसभा के अंदर, तो सबसे पहला मुद्दा था नशे का, कि चिट्टे का जो नशा है ये बहुत ज्यादा। और उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि हमने उड़ता पंजाब की बातें सुनी है, आप उड़ता कालांवाली देखिए। उस वक्त जो न्यूज़पेपर और आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर भी प्रमुखता से वो छपा और दिखाया भी गया। परंतु बार बार कहने के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हरियाणा में नशा है। और उनकी जो सोच थी उसके कारण कि यहाँ नशा नहीं है, वो सोच के कारण आज इस स्तर पे नशा बढ़ चुका है कि आज पूरा बेल्ट है, चाहे यमुनानगर तक, चाहे आप गुड़गांव वाले क्षेत्र तक, पूरा हरियाणा को नशे ने लपेट लिया है। अगर उस वक्त उन्होंने हमारी बात मान ली होती मुख्यमंत्री जी ने, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। आज नशे के कारण ओवरडोज से हमारे इलाके में हर हफ्ते लगभग कम से कम एक मौत होती है, परंतु क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता, उनके आंकड़ों में नहीं आता। लेकिन शिशपाल जी क्या कारण है? क्योंकि देखिए आपने पहले भी कहा कि देखिए नशा ऐसा नहीं है कि कोई एक शख्स या सरकार चाहे तो उसको रोक सकते हैं, ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी सामूहिक तौर पर, क्योंकि ये एक सोशल हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी दिक्कत है समाज के अंदर। कारण इसके असल में क्या है? देखिए पॉलिटिकली तो आरोप लगाना कि सरकार ने नहीं किया या किसी संस्था की वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्या कारण आपको रूट वहां पे नजर आता है और क्या बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है किसी भी तरह? क्योंकि सरकार तो बार बार कहती है कि हम नशे को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्या बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है वहां पे नशा? देखिए जब हमने इन मुद्दों को उठाया, बार बार उठाने के बाद जो डबोवाली है उस क्षेत्र को पुलिस जिला बनाया गया। हमने कहा कि उसको पुलिस जिला बना के नशे को रोक के लिए बनाया जाए, उसको बनाया गया। कुछ कमी एक बीच में आया, परंतु जैसे ही कुछ कमी नशे की आई कि कुछ बच्चे दूर हुए, और परंतु बाद के अंदर
अब फिर वही है, उसी लाइन पे नशा वहां पे आ चुका है। और आप कहते हैं कि व्यक्ति नहीं कर सकता, समाज, पूरे समाज का दायित्व है। मैं कहता हूँ समाज से बड़ा दायित्व है सरकार का। अगर सरकार तय कर ले कि नशे के बड़े सौदागरों को हमने पकड़ना है, आप, मैं मानता हूं कि अगर जहां से चिट्टा आता है उसका प्रमुख सेंटर है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर से नशा पूरे हरियाणा के अंदर फैलता है। और सबसे पहले जो सिरसा के अंदर पहुंचता था, बीच बीच में अब उन्होंने अपनी शाखाएं और खोल दी है। अगर सरकार चाहे कि, क्योंकि सिर्फ 2-3 वेज है आपका, जीटी रोड बेल्ट है आपका, जिसमें अंबाला वाली साइड से जाता है, एक ये सिरसा वाली साइड में जाता है, एक और वे है जो गुड़गांव वाली साइड में। अगर इन तीनों रास्तों पे चौकसी हो और कुछ बड़े जो तस्कर हैं उनको पकड़ा जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और ये चीजें बिना सख्ती के निपटती नहीं, और इसमें सरकार कहीं भी सख्त नहीं है। चलिए, अब आपके थोड़ा सा आपका जो विधानसभा है उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। क्योंकि विपक्ष में बैठे हुए विधायक के लिए बड़ा मुश्किल होता है, और आप भी ये कह रहे थे कि डेवलपमेंट के कुछ आपके पास जो संसाधन है आप वहां तक सीमित हैं, उससे आगे आप नहीं जा सकते। लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम हर एक हलके का संपूर्ण विकास कर रहे हैं, चाहे विधायक उनकी पार्टी का हो या वो अपोजिशन का हो। आपके हलके की क्या स्थिति है? आपको क्या लगता है कि विकास की वो जो दौड़ है उसमें आप कालावाली को कहाँ देखते हैं? देखिए, कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये एक नारा बन चुका है। आप देखिए कि हमने हर बार उठाया कि कालांवाली के अंदर सब डिवीजन है, 2014 के अंदर उसको नोटिफिकेशन हो गया, 2016 के अंदर एसडीएम बिठाया गया, अभी तक कोई बिल्डिंग तैयार नहीं है। आप देखो कि वहां जो वो इलाका है वो सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है। घग्गर के अंदर बाढ़ आ जाती है, बाढ़ में पानी बिखरता है, नुकसान होता है, सैकड़ों करोड़ का नुकसान होता है। परंतु जब हम कहते हैं कि वहां पे आप चैनल्स बनाइए, आप घग्गर के अंदर नहरें निकालिए, तो कहते हैं कि पानी नहीं है। जब पानी नहीं है तो बाढ़ कैसे आई? ये सोचने की बात है। इसी प्रकार से चाहे हमने डॉक्टरों के मुद्दे हों, चाहे आवारा पशुओं की जो गौशाला हैं उनके जो गौओं का राशन बढ़ाने की बात हो, चाहे हमारे जो नौजवान साथी हैं उनके यूथ क्लब है, उनकी जब पंजीकरण कराते थे तो उनकी फीस बहुत ज्यादा थी, उन मुद्दों को उठाने की बात हो, तमाम मुद्दे जो लोगों से जुड़े थे हमने विधानसभा में उठाने की कोशिश की। और जो विकास की बात आपने कही उसके अंदर हमने जितना मेरे कोटे में होता है, एक विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत 2 करोड़ रुपए आता है, मैंने पूरे के पूरे मैंने खत्म कर दिए, मेरे हल्के में सारा पैसा लग चुका है। उसके अलावा 5 करोड़ की एक ग्रांट थी वो हमने लगा चुके हैं, यानी 12 से 13 करोड़ रुपए एक, और जो डी प्लान और दूसरे प्लानों के पैसा आता है उसको भी हमने कंज्यूम करके पूरा हमने उसको लगाने का काम किया। एक ग्रांट हमारी होती है कि आप सड़कों का सुधारीकरण कीजिए। सड़कों में हमने सबसे पहले मैंने जो 25 करोड़ का था, मैंने 27.5 करोड़ रुपए मेरे हल्के के लिए लाने का काम किया। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वो ग्रांट है जो कि एक एमएलए लगा सकता है, परंतु जो सरकार लगा सकती है, सरकार को चाहिए था कि वहां बॉयज कॉलेज बनाए, हमने बार बार मांग रखी, हमने कहा स्टेडियम बनाइए कालामाली के अंदर, स्टेडियम नहीं बना, ना कॉलेज बना। हमने पहले एक कॉलेज बनाया था, उसी के अंदर बार बार प्रयास करने के बाद अब कोएड किया गया है, अब लड़कों का कॉलेज वहां पे उसके अंदर उसी के अंदर एडमिशन होगा। यानी ना इरिगेशन के अंदर, ना शिक्षा के अंदर, ना खेलों के अंदर वहां पर सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर ध्यान दिया गया होता तो आज मैं मानता कि वहां का परिदृश्य अलग होता। अच्छा, ठीक है। लेकिन शिषपाल जी, सबसे बड़ी समस्या अभी आपको वहां पे क्या नजर आती है? देखिए, ये क्यों, विकास तो एक ऐसी चीज है जो कि अनवरत चलता रहेगा, आप कितना भी डेवलपमेंट करवाएं, रिक्वायरमेंट हमेशा बढ़ती रहती है। हम ये कहें कि लोगों की अपेक्षाएं भी उसी तरह से हो जाती हैं। अभी वहां की क्या सबसे बड़ी समस्या आपको लगता है, जिस पर आपको लगता है कि आप उस पर लग करके बिल्कुल काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि कम से कम वो डिलीवर हो जनता को? देखिए, सबसे बड़ी, देखो, एक दो समस्याएं हैं। एक समस्या ये है कि जो शासन है, शासन चलता है सचिवालय से, और सचिवालय वहां है नहीं। मैंने बताया कि कोई बिल्डिंग नहीं है, जो रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री के लिए तहसीलदार नहीं है, लोग भटक रहे हैं। वहां पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोग भटक रहे हैं, क्योंकि वहां सिस्टम ही नहीं है। मेरी पहली लड़ाई अब रहेगी कि हम वहां पे सचिवालय को स्थापित करें। वहां पे जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक लोगों के काम नहीं होंगे, लोग वहां पे धक्के खाते घूम रहे हैं।
दूसरा हमारा मेन टारगेट है उस इलाके के अंदर जो है इरिगेशन का, खेती बाड़ी वाला इलाका है। हमने घग्गर से लोगों के लिए पानी की लड़ाई है वो प्रमुखता से विधानसभा में लड़ी है, और उसको धरातल पे लाने का काम भविष्य के अंदर शिषपाल ही करेगा। चलिए, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हो और हम उम्मीद करते हैं क्योंकि आपको जनता ने चुना है तो आप उस पर भी खरे उतरे और वो जो बात आप अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि आप पानी की बात हो, इरिगेशन की, उसको आप मजबूती के साथ करें। एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूँ, देखिए एक तरफ तो ये हम लोगों ने देखा कि जब वो रूड़ी विधानसभा थी वहां से मुख्यमंत्री तक हुए, उसके बावजूद वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसके बाद आप चुन करके आए तो अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की और जननायक जनता पार्टी की बन गई, अब आप कांग्रेस के विधायक हैं। कालावाली की जनता जो अपेक्षा कर रही है फिर वो कैसे पूरी होगी अगर आप विपक्ष में रहते हुए भी इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे, या वो डेवलपमेंट या जो वो आप करना चाह रहे हैं आप काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर जब जनता के बीच में, अब चुनाव में भी ज्यादा समय नहीं, जब जाएंगे तो क्या बताएंगे? नहीं देखिए, आप जब देखोगे कि जब रोड़ी था उस वक्त का सिनेरियो मैंने बताया कि विकास नहीं हुआ, और चीफ मिनिस्टर भी वहीं से थे, पूरा परिवार राजनीतिक परिवार था, चौटाला परिवार जो सिरसा को अपना घर मानता है, तमाम वो बातें थी, परंतु वहां के लोगों का विकास नहीं हुआ, नौजवानों का जो जो नौकरियां मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। अब जो आपने कहा कि आपने क्या किया, जो मैं आपको बताऊं कि मैंने एक जागरूकता लेके आया हूं लोगों के अंदर। वहां पे मैं गांव गांव घर घर जाता हूं, लोग घर घर वोट मांगने के लिए जाते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट घर घर में नहीं है, मेरा कॉन्टेक्ट है व्यक्ति टू व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन। आप ये बात जब समझोगे कि मैंने वो जागरूकता लेके आया हूँ, लोगों में अब जागरूकता है। और उसके बाद जो बड़ी लड़ाई है कि हमने जिन मुद्दों को विधानसभा में उठाया, आज तक मेरे से पहले कोई भी जब विधायक होता था, मेरे से पहले 2 अकाली दल के विधायक रहे हैं, कभी भी विधानसभा में कोई मुद्दे उठाना, हल्के की समस्याओं को उठा के वहां पे ले जाना, क्योंकि सिर्फ विधानसभा ही एक ऐसा मंदिर है जहां पे आप अपनी बात जाके रख सकते हो और अपने जो इलाके की समस्याएं हैं उनको सरकार तक ले जा सकते हो। मैंने सरकार तक समस्याएं लेके वहां पे मैं पहुंच चुका हूं। अब उनको डिलीवर करने की बात है कि लोगों तक डिलीवर कैसे कराया जाए। उस डिलीवरी के लिए हमने जितना प्रयास किया, जैसे हमने बॉयज कॉलेज की बात की, अब लड़कों के लिए हमने कॉलेज का वहां प्रावधान हो गया कि जो लड़कियों के कॉलेज के अंदर एडमिशन उनका हो रहा है। इसी प्रकार से हमने खेलों के लिए हमने आवाज मुद्दे उठाए। अब बच्चों को खेलों के लिए हमने गांव के अंदर ग्राउंड बना के दिए हैं। बहुत से गांव के अंदर तो मैंने जो हमारा जो वहाँ गेम है वॉलीबॉल, उसके लिए ग्राउंड बना के दिए हैं ताकि बच्चे नशे से दूर रहें। तो ये जो प्रयास है, जो प्रारंभिक प्रयास है, ये मेरे द्वारा मैंने किया है। और जो मैंने बात कही व्यक्ति पर्सन टू पर्सन, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जागरूकता लोगों को मिली है उससे जो उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो बढ़ी है। लोग हैं मेरे से भी सवाल करते हैं, सरकार से भी सवाल करते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, ये पहली बार हो रहा है। अच्छा, जनता के बीच में, चूंकि आप तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में जाते रहते हैं, जनता का फीडबैक क्या है? क्योंकि बहुत सारी चीजों के लिए विपक्ष के विधायक के लिए, जैसा कि आपने कहा कि एक सीमाएं हैं, उससे आगे आप नहीं जा सकते, या तो सरकार उस चीज को कर रही। जनता जो उम्मीद आपसे कर रही थी, या जनता ने जिस उम्मीद के साथ आपको जिताया था, फीडबैक क्या मिलता है अगर पर्सन टू पर्सन आप उनके साथ कनेक्ट हैं? देखिए, मैं कहता हूं कि मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं कि जनता ने मुझे एज ए विपक्ष के एमएलए के रूप में वो मुझसे प्यार कर रहे हैं। और मैंने ये देखा कि मैं आज भी जब गांव में जाता हूं तो वो उनकी एक बात रहती है कि शीशपाल केरवाला जी ने हमारे मुद्दों को विधानसभा, मुख्यमंत्री और सदन तक बात हमारी पहुंचाई है। सबसे बड़ा ये है। और दूसरा कि जो मूलभूत काम थे जिन लोगों के, उनका मैंने काम करवाने का, अपने स्तर पे मैंने काम कराने का जो प्रयास किया, उसमें से 70-80% काम हुए भी हैं। अच्छा, अभी आपके जहन में क्या आया है? क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने बताई कि नहीं हो पाई, या जो आप कर सकते थे वो आपने किया। आगे का विजन क्या है कालावाली को लेकर के? क्योंकि चुनाव में भी अब समय ज्यादा नहीं है, क्या करना चाहते हैं अभी आप जनता? देखिए, कालावाली के लिए भी और पूरे हरियाणा के लिए भी अभी विजन ये सिर्फ ये एक है कि जिस प्रकार से पूरे हरियाणा की तरह कालावाली में भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी वाली सरकार, महंगाई वाली सरकार, लोगों का जो सुशासन के नाम पे कुशासन करने वाली सरकार को मुक्ति दिलाने का काम है। अभी अगले 4 महीनों में हमने जनता के साथ मिलकर करना है। जो प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि जिस सरकार ने, मैं आपको बताऊंगा, किसान से लेके
मजदूर से लेके व्यापारी से लेके सब धरने पे बैठे हैं, कर्मचारी धरने पे बैठा है। 2 दिन पहले आपने देखा होगा सड़कों पे ये हमारे जो ये ड्राइवर भाई थे ये बैठे। यानी इनसे भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति की ये लड़ाई है, ये 2024 की है। लेकिन ये मुक्ति कैसे होगी, इस पर फिर एक बेसिक सवाल ये आ जाता है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं बन पा रहा। बार बार हम लोग देख रहे हैं 3-3 प्रदेश अध्यक्ष आपके बदल गए, संगठन अगर निर्माण नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी को कैसे आप लोग पटकनी देंगे, क्योंकि संगठन उनके तो पन्ना प्रमुख तक लोग हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, संगठन हमारा लगभग तैयार है। आप देखोगे जितने भी सेल्स हैं, महिला सेल्स हैं, यूथ कांग्रेस के हैं, दूसरे सेल्स में सब हमारा कंप्लीट है। जो आप कहते हो कि मेन कांग्रेस के अंदर, उसके अंदर भी सभी जिलों के प्रभारी बनाए जा चुके हैं। सिर्फ जिला प्रधानों में कुछ मामला था, मैं मानता हूं उसको, और वो भी आपके सामने जल्द से जल्द आपके सामने लिस्ट आएगी और अगले इसी महीने के अंदर आप उसके अंदर पूरा संगठन है वो आपको तैयार मिलेगा। चलिए, विधायक होने के नाते चूंकि हम लोग देखते हैं अक्सर भूपेंद्र हुड्डा भी आपके कांग्रेस विधायक दल की बैठक करते रहते हैं, रणनीतिक तौर पर जब आप लोग चर्चा करते हैं तो संगठन वाले विषय को लेकर के क्या बातें होती है वहां पर, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है, 3-3 प्रदेश अध्यक्ष अगर बदल जाएं और अभी भी आप इस फेज में है कि आप बहुत जल्द उसका निर्माण कर लेंगे, कैसे भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करेंगे आप फिर? देखिए हमारा संगठन देखो लोगों के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। संगठन जरूरी है, मैं मानता हूं, परंतु मैंने बताया कि सभी प्रकार के संगठन पूरे हैं। सिर्फ जो हमारी मेन कांग्रेस जो है उसके अंदर जो पीसीसी की है, आप देखोगे सभी जिलों के प्रभारी बनाए जा चुके हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं। नीचे आप देखोगे ब्लॉक के अंदर हाथ से हाथ जोड़ो को जो हमारा अभियान था उसके अंदर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनाए जा चुके हैं। पूरा का पूरा नीचे स्ट्रक्चर तैयार है, कहीं भी कोई कमी नहीं है। जो आप कहते हो कि सिर्फ प्रधानों वाली बात है, वो कोऑर्डिनेटर काम करने हैं, कमी कहीं नहीं है। वो ऐलान क्यों नहीं हो रहा? संगठन एक बार खड़ा हो जाए तो मुझे लगता है, अब तो देखिए समय मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 6-7 महीने ज्यादा से ज्यादा आप मान लीजिए लोकसभा चुनाव के साथ या लोकसभा चुनाव के बाद जितना डिले होगा उतना नहीं लगता कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी। और पिछली बार भी एक बड़ा कारण था सत्ता तक नहीं पहुंचने का, संगठन का नाम। अभी मैं बता रहा हूं कि आपको इस महीने के अंदर जो जिला प्रधान से लेके ब्लॉक प्रधान और नीचे तक कमेटियां हैं, हमारी कंप्लीट लिस्टें जा चुकी है और वो इस महीने के अंदर अंदर आपको बाहर दिखाई देगी और आपको आपके सामने संगठन होगा। और संगठन के साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि संगठन तो बन चुका है कांग्रेस पार्टी का। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी और जनता का बीच का जो गठबंधन है वो इतना मजबूत बन चुका है कि आप अगर आप पिछले 5-7-10 दिनों के भी आप पूरी क्रियाकलाप देखोगे, जिस प्रकार की रैलियां हुई है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से सिरसा के अंदर जो आपको पता है कि किसान मजदूर जन आक्रोश रैली जो 750 किसान शहीद हुए उनके याद में की गई है, उसमें हजारों। लेकिन केहर वाला जी, मुझे ये बात बताइए कि भूपेंद्र हुड्डा जब भी रैली करते हैं उनकी रैली में तो हमेशा भीड़ होती है, दीपेंद्र हुड्डा रैली करेंगे तो हमेशा भीड़ होती है, कब उनकी रैली में भीड़ नहीं होती? समस्या इस बात की आती है जब आप लोग रणनीतिक तौर पर लड़ने के लिए जाते हैं तो ये सारी चीजें काम करती हैं। एक और बड़ी समस्या कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर के भी है। बार बार आप लोग कहते हैं कि किसी तरह की गुटबाजी नहीं है, लेकिन वो दिखती है, खुल करके दिखता है, अलग अलग तरीके के ग्रुप बने हुए हैं। क्या ये सारी चीजें कांग्रेस को कहीं पीछे नहीं ले जा रही? नहीं, देखिए कांग्रेस की गुटबाजी दिखती नहीं, दिखाई जाती है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, आप एक बात मुझे बता दीजिए, आप क्या राव इंद्रजीत जी और मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल ठीक है जो मंच पे लड़ते हैं? कांग्रेस का कोई नेता मंच पे लड़ता हुआ दिखा दो। विधानसभा के अंदर अनिल विज जी नाराज होकर चले जाते हैं, 2-2 घंटे उनको मना के लाया जाता है। मुख्यमंत्री और अनिल विज जी का आप देख लीजिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कहते हैं कि अगर गठबंधन रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा, ये मंच से कहते हैं। वहां हमारी गुटबाजी नहीं। वहां भी गुटबाजी है, लेकिन उनके पास संगठन है, इसलिए देखिए ना, वो भाई सत्ता में तो आ जाते हैं, फिर आप लोग पीछे रह जाते हैं, जबकि आप ये कहते हैं कि जनता आपके साथ है। कुछ तो कारण है ना इसका। नहीं, देखिए पीछे हमारी कुछ कमियां रही होगी, मैं ये मानता हूं, परंतु पिछले चुनाव में भी देखिए डिफरेंसेस कुछ वोटों का था। अगर 4000 वोट हमें ज्यादा मिल जाते तो सरकार हमारी होती। हमारी 31 सीटें थी, उनकी 40, और जिनमें से 6 से 7 सीटें ऐसी थी जिनका 1000 से भी कम मार्जिन था। मैं वो उंगलियों पे गिना सकता हूँ वो सीटें। तो यानी जो पिछली कमियां थी वो इस बार दोहराई नहीं जाएगी। और हमने आपको बताया कि तमाम जो हमारे सेल्स की जो हमारे जो संगठन की है प्रक्रिया वो पूरी हो चुकी है। सिर्फ मेन कांग्रेस का है, उसके अंदर भी जब तक जिला अध्यक्षों की ऊपर से सूची नहीं आई, हमने जिला कोऑर्डिनेटर से लेके ब्लॉक कोऑर्डिनेटर तक बना रखे हैं। कमी कहीं नहीं है, संगठन पूरा है। सिर्फ उसको कुछ जगह नाम जो है लिस्ट जिसको आप बोलते हो वो आउट करने की बात है, वो भी अभी इस महीने में हो जाएगी।
अच्छा, अब देखिए अभी तो लोकसभा चुनाव है, उसके बाद मैं विधानसभा चुनाव पर भी आऊंगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के नजरिए से कांग्रेस पार्टी को आप कैसे देखते हैं? 10 सीटों पर जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें क्या तैयारी है आप लोगों की? और दूसरी तरफ जो आप लोगों ने अभी एक अलायंस बनाया है जिसको इंडिया गठबंधन आप लोगों ने नाम दिया, उसके भविष्य को कैसे देखते हैं? क्योंकि सीटों को लेकर हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो रार है वो बनी रहती है, या खींचतान या पेच फंसा रहता है, और अभी भी वो स्पष्ट नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सब कुछ स्पष्ट है। वक्त आने पे सब कुछ होता है। मैं स्पष्टता की आपको बात बताऊं कि जो पीछे 19 दिसंबर को जो मीटिंग हुई है इंडिया की, वो उस गठबंधन की जिस सौहार्द से मीटिंग हुई है, उससे जो विपक्ष, जो सत्ता पक्ष है, वो भी घबराया हुआ है। और उन्होंने उसका क्या किया, जिस प्रकार से जो सांसदों को निष्कासित करना, जिस प्रकार की प्रक्रिया रही है, वो उसी का एक उदाहरण है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गठबंधन तो हो चुका है, सीटों का जो तालमेल है, जिस प्रकार से सीटों का बंटवारा है, वो तालमेल के साथ कमेटियां बन चुकी है और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब दिक्कत ये भारतीय जनता पार्टी की है कि किस प्रकार से वो इंडिया गठबंधन का इतना मजबूत गठबंधन है जो उसके सामने अब देखिए, आप तो कह रहे हैं कि मजबूत है आपका गठबंधन, 10 सीटों पर भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हम तो लड़ेंगे भाई चुनाव, पूरी तरह से तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम भी तैयार हैं पूरी तरह से। तो जो गठबंधन आप लोगों ने बनाया है उसमें कैसे बंटवारा आप लोग करेंगे? अगर सीट का बंटवारा इस तरह से या दावे इस तरीके से आप लोग करेंगे तो जनता को कैसे कन्विंस करेंगे? नहीं, कहीं आपको ये लगता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को या अरविंद केजरीवाल जी को ये बोलना चाहिए कि नहीं जी, हम कमजोर हैं इसलिए आप सीटें ले लो? ये नहीं कहा जाता। हमेशा जो पार्टियां हैं, जिस जिस क्षेत्र में जो पार्टी मजबूत रहती है, वो यही कहती है कि हम मजबूत हैं। और अगर वहां पे दूसरी पार्टी हमारे अलायंस में है और वो भी कहती है कि हम मजबूत है, ये इसलिए कहा जाता है कि जब दोनों के नेता टेबल पे बैठेंगे तो निर्णायक जब मीटिंग होगी उसके अंदर कहीं भी कोई अड़चन नहीं आएगी। ये हुड्डा साहब ने अभी भी आपने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले भी बोला है कि जो इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा है वो शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है, वो जैसा करेंगे वो ठीक है। आपने लेटेस्ट आप बयान सुनिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आपके हलके के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब जब आप जाएंगे चुनाव में तो क्या बताएंगे जनता को और कितना आश्वस्त हैं? क्या आपको लगता है कि जनता आपने जो काम किया उसके आधार पर कम से कम कालावाली के अंदर आपको वोट करने वाली है? देखिए, हमने कालांवाली के अंदर सिर्फ काम ही नहीं किए। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जो सोशल एक्टिविटी है, चाहे सुख है या दुख है, हम 24 घंटे शीशपाल उनके साथ खड़ा रहा है। जनता वो देखेगी, जनता ये देखेगी कि इससे पहले विधायकों ने क्या हमारी आवाज उठाई, शीशपाल केरवाला ने किन किन मुद्दों पे कितनी आवाज उठाई, इन मुद्दों को देखेंगे। वो इस मुद्दे को देखेंगे कि शीशपाल केरवाला विपक्ष में था तो उनका जो कोटा था उन्होंने उस पैसे का यूटिलाइज किया या नहीं किया। वो ये देखेंगे कि हमारा जो एमएलए है वो ईमानदार है कि नहीं, किसी सरपंच से कभी, किसी ठेकेदार से, किसी ऑफिसर से कभी कोई रिश्वत ली है कि नहीं। क्योंकि पहले के जो होते थे नेता, किस प्रकार से आपको बताऊं कि जो भी ग्रांट होती थी सबसे पहला उनका हिस्सा मांगते थे। और वो इस बात का पूरा आंकलन होगा कि हमारा विधायक ईमानदार है कि नहीं। हमारे जो हमने जिस मुद्दों को लेके हमारे विधायक को चुना, सरकार नहीं आई, विपक्ष के अंदर आने के बावजूद उन्होंने हमारी बात को कैसे रखा है, ये तमाम बातें देखेंगे। और जिस प्रकार से हमारे से मिलना आसान है, बात करना आसान है, वो हर एंगल से आदमी देखता है कि हमारा नेता कैसा है। उसमें जब शीशपाल केरवाला खरा उतरेगा और जिस प्रकार से हरियाणा के परिदृश्य के अंदर, पूरे हरियाणा में जब कांग्रेस की लहर, मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस की लहर रहेगी इस बार, और उस लहर के अंदर वो उनको लगेगा कि इस बार हमने जो हमारा एमएलए है वो सत्ता के अंदर रखना है, तो वो शीशपाल केरवाला वापिस आपके बीच में यहीं आएगा। तो कालावाली से विधायक शीशपाल केरवाला जी को आपने सुना, उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ जो तमाम सवाल हैं उसके जवाब दिए। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार जो जनता है वो एक बार फिर से उनको चुन करके भेजेगी। अब उन्होंने जो काम किया है उस पर जनता को मुहर लगानी है, इसलिए जो बातें केहरवाला जी ने कही है उसका जो निष्कर्ष है वो जनता को ही निकालना है। आज आपका एमएलए में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे आपके साथ एक नई शख्सियत के साथ, आपके ही हल्के के एक विधायक के साथ। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आपके हल्के में कितना विकास हुआ है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल